जंगल में 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। रीमा का पति कुछ दिनों से बीमार था। बारिश की वजह से अब रीमा के घर में भोजन भी खत्म हो चुका था। माँ, ये बारिश और कितने दिन तक चलेगी? मैं तो सुबह से भूखी हूँ। मुझे बहुत भूख लग रही है। पता नहीं गुड़िया बेटी, तेरे पापा और मैं 2 दिनों से भूखे हैं। अब हम क्या करेंगे? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो दोनों माँ बेटी बातें कर रहे थे, तभी घोंसले में से पानी टपकने लगता है। ये क्या गुड़िया बेटी, ये घोंसले में से तो पानी टपकना शुरू हो गया है। गुड़िया, जल्दी से मेरे साथ चलो। हमें अभी छत घास से ढकना होगा, वरना पानी अंदर आ जाएगा। वो दोनों माँ बेटी उस बारिश में घने जंगल में जाते हैं। जाकर वहाँ से घास लेकर वापस अपने घोंसले पर आते हैं। रीमा और गुड़िया मिलकर उनके घोंसले को ठीक कर देते हैं। जहाँ जहाँ सुराख था वहाँ पर घास रख देते हैं। कुछ ही देर में छत टपकना बंद हो जाता है और घर के अंदर पानी आना बंद हो जाता है। रीमा, मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। मुझे लगता है कि अब मैं बहुत कमजोर पड़ गया हूँ। टुन्नू जी, आप चिंता मत कीजिए। अभी मैं बाहर जाती हूँ गुड़िया, और आपके लिए कुछ न कुछ भोजन ले आ जाती हूँ। मगर रीमा, तुम इतनी बारिश में कहाँ जाओगी? अगर मेरे पंख अब ठीक होते तो मैं ही अपनी बीवी और बच्ची के लिए कुछ न कुछ करता। टुन्नू जी, आप चिंता मत कीजिए। ये मेरे पास पुरानी बोरी पड़ी है। इसे अपने सिर के ऊपर से ढककर भोजन ढूंढने के लिए जा रही हूँ। मुझे कुछ नहीं होगा। फिर रीमा चिड़िया अपने सिर के ऊपर बोरी रखकर बारिश में भोजन ढूंढने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद वो कुछ अनाज लेकर घर आती है। जैसे ही जंगल में आधी रात होती है, रीमा के घोंसले में फिर से पानी टपकना शुरू हो जाता है और जंगल में बाढ़ भी आ जाती है, जिस वजह से रीमा का घोंसला पानी से भर जाता है। गुड़िया बेटी, हमारे घोंसले में पानी भर गया है। अब यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। हाँ माँ, अब हम पापा को लेकर यहाँ से जल्द निकलते हैं। फिर रीमा अपने पति टुन्नू को एक टोकरी में रखकर कहीं ऊंची जगह ले जा रही थी, लेकिन अचानक बारिश की वजह से टोकरी टूट जाती है। टुन्नू चिड़ा उस टोकरी में से नीचे गिर जाता है और पानी में बह जाता है। टुन्नू जी, अरे टुन्नू जी, ये क्या हो गया? मेरे पति टुन्नू जी को कोई बचाओ, कोई है? कोई भी पक्षी रीमा की मदद नहीं करता। थक हार कर रीमा और गुड़िया पहाड़ों के ऊपर चली जाती है। माँ, पता नहीं पापा जिंदा होंगे भी या नहीं। गुड़िया बेटी, ऐसी बातें नहीं करते। तुम्हारे पापा कहीं ना कहीं जिंदा जरूर होंगे। वो लौटकर जरूर आएंगे। सारे पक्षियों को घने जंगल में एक टेंट दिखाई देता है। वो टेंट इंसानों ने छोड़कर गए हुए थे। फिर सारे पक्षी उस टेंट में जाकर आराम से बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद रीमा चिड़िया भी अपनी बेटी को लेकर टेंट में जाकर बैठ जाती है। उन सब पक्षियों को टेंट में रहते हुए 4 दिन हो जाते हैं। माँ, और कितने दिन हम लोगों को टेंट में रहना पड़ेगा? मुझे तो बहुत भूख लग रही है। माँ, कुछ ना कुछ करो। गुड़िया बेटी, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। बारिश रुकने तक हम सबको इस टेंट में ही रहना पड़ेगा। इस तरह सुबह हो जाती है। सुबह होते ही बारिश रुक जाती है। बारिश रुकते ही टुन्नू अपनी पत्नी और अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते उस टेंट के पास आकर पुकारने लगता है। रीमा, गुड़िया, तुम लोग इस स्टैंड पर हो, क्या बाहर आओ? तभी रीमा बाहर आती है। अपने पति को देखकर बहुत खुश हो जाती है। टुन्नू जी, आप जिंदा हो और आप खड़े भी हैं। गुड़िया बेटी, बाहर आओ, देखो कौन आया है। गुड़िया अपने पापा को देखकर बहुत खुश हो जाती है। पापा, आप ठीक हो? टुन्नू जी, ये चमत्कार कैसे हुआ? रीमा, उस बाढ़ के पानी में बहते बहते न जाने मैं कितनी दूर चला गया। फिर एक दिन मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया और उड़ने भी लगा। 2 दिन तो मैंने सिर्फ पानी पीकर ही गुजारे। मैं तुम लोगों को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ गया। मुझे क्या पता था कि यहाँ आप दोनों मुझे मिल जाओगे। अच्छा हुआ रीमा, तुम लोगों को कुछ नहीं हुआ। अब चलो चलते हैं, एक मजबूत सा घर बनाएंगे। इस बार कितनी भी बारिश आने दो, हमारे घर को कुछ नहीं होगा। टुन्नू को देखकर रीमा और गुड़िया बहुत खुश होते हैं। फिर दोनों पति पत्नी मिलकर सारा जंगल घूम घूम कर मजबूत से लकड़ियां ढूंढकर अपने लिए एक अच्छा और मजबूत घोंसला बना लेते हैं और अपनी बेटी गुड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। जंगल में धुआंधार बारिश हो रही थी। कड़कती ठंड में एक गर्भवती चिड़िया बिना किसी आश्रय के बारिश में भीग रही थी। वो चिड़िया अपने लिए कोई गर्म स्थान देखती है, मगर उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता।
वो चिड़िया एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और ठंड से ठिठुरने लगती है। हे ऊपर वाले, मेरी मदद कर। अब मैं कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगूं? इतनी रात को क्या करूं? ऊपर से ये तेज ठंड, कहीं मेरी जान ही ना ले ले। चिड़िया दर्द से रो रही थी। आसपास कोई पक्षी नहीं था जो उसकी मदद कर सकता। मैं गर्भवती हूँ, ये बात घर में सब जानते थे, फिर भी उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मैं ये सह नहीं पाऊंगी, ये उन्होंने सही नहीं किया। अब मैं अपने बच्चों को इस बारिश से कैसे बचाऊंगी? कुछ देर बाद वहाँ से एक चील गुजरती है और चिड़िया को रोते हुए देख लेती है। चिड़िया चील को देखकर डर जाती है। चिड़िया, तुम इतनी रात गई यहाँ क्या कर रही हो? मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं गर्भवती हूँ। तुम डरो मत। चिड़िया, मैं पक्षियों को नहीं मारती हूँ, मैं सिर्फ मरे हुए पक्षियों को खाती हूँ, जिंदा पक्षियों को कुछ नहीं करती। चील दी, मैं गर्भवती हूँ, मेरे पेट में बहुत दर्द है, कृपया मेरी मदद करो। ऐसी ठंड में मेरे बच्चे मर जाएंगे, इसलिए कृपया कोई गर्म स्थान बता दो, मुझे ले चले यहाँ से। चिड़िया की गंभीर हालत देखकर चील घबरा जाती है। मुझे चिड़िया की मदद करनी होगी, वरना इसके बच्चे और ये मर जाएगी। चिड़िया, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगी। ऐसे बोलकर चील भागकर इंसानों की बस्ती में जाती है और वहाँ से सूखा घास फूस लेकर चिड़िया के पास आ जाती है। चिड़िया उस गर्म घास के तिनकों पर बैठ जाती है, लेकिन ऊपर से ठंड अभी बरकरार थी। चिड़िया अभी भी कांप रही थी। चिड़िया, चिड़िया, मैं ऊपर के लिए भी कुछ करती हूँ, तुम चिंता मत करो। फिर चील आसपास से सूखी लकड़ी लेकर आती है और उनसे चिड़िया के ऊपर एक छत बना देती है और चारों तरफ घास फूस से ढक देती है। और अपना काम खत्म करके चील जब भीतर देखती तो चिड़िया ने एक अंडे को जन्म दे दिया था। चील दी, अगर आप ना होती तो इस बारिश में मैं कब का मर जाती। अरे चिड़िया, मैंने तो बस आपकी मदद की है, जो हर किसी को करनी चाहिए। वैसे आपका कोई घर क्यों नहीं है? चील दी, मैं एक अनाथ बच्ची थी, बड़ी हुई तो मेरे चाचा चाची ने मेरी शादी करा दी। ससुराल वाले बहुत बुरे पक्षी हैं, उन्होंने मुझे मारा, पीटा और जब मैं गर्भवती हुई तो घर से भगा दिया। फिर चिड़िया, आप इससे पहले कहाँ रहती थी? मैं चाची के पास गई थी, उन्होंने मुझे घर में नहीं रखा। फिर मैं यहाँ वहाँ भटकने लगी, मगर इन बारिश में बिना घर के रहना मुश्किल है। चिड़िया बहन, आपके साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ, पता नहीं तुम कब से भूखी होंगी। इतना बोलकर चील वहाँ से बाहर चली जाती। वो बड़ी मुश्किलों से थोड़ा भोजन ला पाती, मगर चिड़िया सोई हुई थी। वो उसे कई बार जगाती, मगर चिड़िया तो मर चुकी थी। वो अपनी आंखें नहीं खोलती है। अरे बाप रे, चिड़िया तो मर चुकी है, अब इसके अंडे का क्या होगा? मेरे अलावा इस अंडे का ध्यान कौन रखेगा? ऐसे चील चिड़िया के अंडे को प्यार से देखती है। सुबह हो जाती, बेचारी चील चिड़िया को नदी के पानी में बहा आती और अंडे का ख्याल रखती है। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन अंडे से प्यारा सा बच्चा बाहर आता है। अरे वाह, बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखता है। कितना सुंदर है ये बच्चा। काश आज इसकी माँ जिंदा होती तो कितनी खुश होती। मेरी माँ कहाँ है? मेरी माँ? और आप कौन हो? बेटा, मैं ही आपकी माँ हूँ। मेरे बच्चे, तुम बहुत सुंदर हो। छोटा बच्चा चील को मामा बोलकर उसके गले लग जाता है। ये देखकर चील भी खुश होती है। मुझे खाने को तो भूख लगी है। हाँ हाँ मेरे बच्चे, मैं अभी आपके लिए मीठा फल लाती हूँ। फिर चील भागकर जंगल पहुंच जाती और एक पेड़ से पके पके जामुन लाती है। लो बच्चे, ये फल खाओ। फिर वो छोटा बच्चा जामुन खाता है। धीरे धीरे समय गुजरता गया। अब चिड़िया का बच्चा बड़ा हो गया था। वो घर से बाहर जाने लगा था। माँ, ये नदी तो बहुत बड़ी है। हाँ बेटा, नदी बहुत बड़ी होती है, इसमें डुबकी मत लगाना। हाँ माँ, वो देखे, ढेर सारे चने के दाने और कुछ चावल भी पड़े हैं। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हें चावल पसंद है, तुम खा लो। आज का भोजन यहीं से मिल गया, तुम पेट भर खा लो। ऐसे चिड़िया का बेटा वो दाने खाने लगता है और माँ चील मरे हुए पक्षियों को खाकर अपना पेट भरती है। थोड़ी देर बाद वहाँ कुछ शैतान कौवे आते हैं। कालू, वो देखो, तुम्हें एक अजीब चीज दिखाती हूँ। एक चिड़िया का बच्चा चील को अपनी माँ मानता है। मगर ये कैसे हो सकता है? एक चील इसकी माँ कैसे हो सकती है? कालू, अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो इसी से पूछ लो, मैं झूठ बोलती हूँ या फिर सच। फिर कालू और गोरी चिड़िया के बच्चे के पास जाते हैं और पूछने लगते, सुन बच्चे, तुम्हारी माँ कौन है? वो जो सामने मरे हुए पक्षियों को खा रही है, वही मेरी माँ है। दोनों कौवे खूब हंसते हैं। बुद्धू कहीं के, यह चील है।
तुम्हारी माँ नहीं है, ये खूंखार चील है, सुना तुमने। ये तुम क्या बोल रहे हो? वो मेरी माँ है, तुम झूठे हो। अच्छा तो अपनी माँ से कहना वो पक्षियों को छोड़कर दाना खाए। ऐसे बोलकर वो दोनों कौवे वहां से चले जाते हैं। रास्ते में चिड़िया का बच्चा सोच में पड़ जाता। मम्मा, आप मरे हुए पक्षियों को क्यों खाती हो? मेरी तरह फल क्यों नहीं खाती? बेटा, किसी न किसी को तो मरे हुए पक्षियों को खाना है ना, इसलिए मैं खाती हूँ। सभी पक्षियों की तरह मैं भी दाना खाने लगी तो जंगल में सारा फल खत्म ही हो जाते। चील हंसकर बात को टाल देती है, लेकिन चिड़िया का बच्चा तो हर दिन सवाल करता है। आज तुम इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? आप झूठी हो। मेरी माँ कहाँ है? आप मेरी माँ नहीं हो। मुझे सच सच बताओ। बेटा, मैं ही आपकी माँ हूँ। गलत। आप मेरी माँ नहीं हो। मैं सब जान चुका हूँ। क्यों मुझे अपने साथ रखती हो? मेरी माँ के पास क्यों नहीं ले जाती? अब मम्मा चील उदास हो गई थी। वो सारी कहानी चिड़िया के बेटे को बता देती है। कुकू कुछ बोल नहीं पाता। वो चुपचाप घर से निकल जाता है और उसी झील के किनारे बैठ जाता है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरी माँ मुझे जन्म दे के मर गई। मैं अनाथ हूँ। मुझे ऐसे जिंदगी भर क्या करना? मैं नहीं जीऊँगा। ऐसे कहकर कुकू झील के पानी में छलांग लगाता है। माँ चील उसे ढूंढते हुए पहुंच जाती है। कुकू, बेटा यहीं आया होगा। उसकी खुशबू यही बता रही है। कहीं इस झील में तो नहीं गिर गया? फिर माँ चील झील के पानी को गौर से देखती है और कुकू बेहोश पानी में बहे जा रहा था। वो अपनी जान की परवाह किए बिना पानी में कूद जाती है और चिड़िया के बच्चे को बाहर निकाल कर लाती है। उसका रो रो कर बुरा हाल था। मेरे बच्चे, इसलिए मैं आपको सच नहीं बताना चाहती थी। आपकी ये हालत मेरी वजह से हुई है। मैं बुरी माँ हूँ। माँ, अब आप रोए ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बात सुनकर चील की जान में जान आती है। वो खुश हो गई थी। मेरे बच्चे, अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। मम्मा, गलती तो मैंने की है। आपको पराया समझकर तुमसे दूर चला गया। अब से आप ही मेरी माँ हो। कोई कुछ भी कहे, मैं किसी की बातों में नहीं आऊँगा। चील खुशी खुशी सारी बातें सुन रही थी और कुकू को अपनी कमर पर बिठाकर घर ले आती है। उस दिन के बाद से वो दोनों खुशी खुशी से रहने लगते हैं। रानू चिड़िया गर्भवती थी। अब मैं क्या करूं? सब पक्षी अपने अपने घर बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन मैं अपना घर कैसे बनाऊं? मुझसे तो उड़ा भी नहीं जाता है और ना ही अपने लिए भोजन लेने जाया जाता है। ऊपर वाले, आप ही मेरी मदद करो। ऐसे धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है और रानू चिड़िया 3 अंडे देती है। बारिश का मौसम तो बहुत करीब आ गया है और मैंने तो 3-3 अंडे दिए हैं। मैं कैसे अपने अंडों को सुरक्षित रख पाऊंगी? ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। रानू के अंडों से 3 बच्चे निकलते हैं। रानू के बच्चे बहुत प्यारे थे। उसकी 2 बेटियां थीं और 1 बेटा। रानू तो ये देखकर बहुत खुश थी। अचानक से आसमान पर काले बादल छा जाते हैं। बिजली कड़कने लगती है और तेज हवाएं चलने लगती हैं। हे ऊपर वाले, ये कैसी कठिन परीक्षा है। मेरे बच्चों के साथ आज ऐसा मत करो। वो अभी अभी तो अंडे से बाहर आए हैं। अगर बारिश शुरू हो गई तो मेरा तो ये टूटा फूटा छोटा सा घोंसला बारिश के पानी से भर जाएगा। तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और चिड़िया के तीनों बच्चे और चिड़िया घोंसले सहित नीचे गिर जाती हैं। रानू चिड़िया के बच्चे अब भी छोटे थे। वो उड़ना भी नहीं जानते थे। अरे, ये क्या हो गया? हमारा तो घोंसला भी टूट के नीचे गिर गया। मेरे बच्चों, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। हमें यहाँ से कहीं सुरक्षित जगह पर जाना होगा। तभी बारिश शुरू हो जाती है। फिर रानू चिड़िया अपने बच्चों को एक टोकरी में रखकर वहाँ से उड़ती है। बारिश में उड़ना बहुत मुश्किल था। जब वो उड़ते हुए आती है तो उसे पुराना चील का घर दिखाई देता है। वो अपने बच्चों को लेकर घर के अंदर आ जाती है। मेरे बच्चों, तुम तीनों यहाँ थोड़ा आराम कर लो। कम से कम यहाँ हम इस बारिश से तो बच ही सकते हैं। दूसरी तरफ कौवों का घर भी बारिश में टूट गया था। गोरी, तेज हवा की वजह से हमारा घर टूट गया है। अब हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? कालू जी, वो चील का घर है ना, हम वहीं रहेंगे। अगर कोई पक्षी पहले से वहाँ रहने आ गया है तो हम दोनों उसे डरा धमकाकर वहाँ से भगा देंगे। रानू अपने बच्चों के साथ बैठी थी कि तभी वहाँ दुष्ट कौवे उस घर में आ जाते हैं। ये दुष्ट कौवे यहाँ कैसे आए? छोटी चिड़िया, कौन हो तुम? और हमारे घर में आने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? देखो, इसके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। आज तो हमारी दावत होगी, क्योंकि चिड़िया के छोटे बच्चों का शिकार तो हम भी कर लेते हैं। हाँ कालू जी, आप ठीक कह रहे हो। ये तो मैंने सोचा ही नहीं।
कि चिड़िया के बच्चों का शिकार तो हम भी कर लेते हैं। जाओ कालू जी, तुम मसाले लेकर आओ। हम इन बच्चों को भूनकर मजे से मसाला डालकर खाएंगे। और छोटी चिड़िया, हम बड़े बच्चियों का शिकार नहीं करते, इसलिए तुम हमारी आंखों के सामने से दफा हो जाओ और तुम्हारे बच्चे यहीं रहेंगे क्योंकि हम उन्हें खाएंगे। उन दोनों की ये बातें सुनकर रानू चिड़िया बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। रानू चिड़िया जानती थी कि अगर वो उन कौवों के लिए भोजन नहीं लाएगी तो वो उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। नहीं गोरी, कालू, ऐसा मत करना। मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, वो आज ही अंडे से निकले हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपसे विनती करती हूँ, मेरे बच्चों को मत खाना। वैसे भी ये चील का पुराना घर है, इसलिए मैं यहाँ रहने आई थी। चिड़िया, अगर तू सच में अपने बच्चों को बचाना चाहती है तो हम बहुत भूखे हैं। जाकर हमारे लिए भोजन लेकर आ। अगर तू नहीं जाएगी तो फिर हम तो इन्हें ही खा जाएंगे। नहीं नहीं कव्वी बहन, कालू भैया, आप ऐसा मत करना। आप जो कहोगे मैं वो करूँगी, लेकिन आप मेरे बच्चों को मत मारना। सुन चिड़िया, हम तेरे बच्चों को तभी छोड़ेंगे जब तू रोजाना हमारे लिए भोजन लेकर आएगी। और तुम्हें हमारे साथ रहना होगा और रोज हमारे लिए भोजन भी लाना होगा। बता, मंजूर है तुझे? हम तेरे बच्चों को छोड़ देते हैं। जिस दिन तू हमारे लिए भोजन नहीं लाएगी उसी दिन हम इन्हें खा जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है गोरी बहन। कालू भैया, मैं आप दोनों के लिए भोजन लेने जा रही हूँ, लेकिन हाँ, जब तक मैं भोजन लेकर वापस ना आ जाऊँ तुम मेरे बच्चों को कुछ मत करना और उन्हें पंख भी ना लगाना, उनसे दूर रहना। हाँ हाँ ठीक है चिड़िया, जा लेकर आ हमारे लिए भोजन। लेकिन हाँ, अभी सुन ले, अगर तुझे भोजन लाने में थोड़ी भी देर हो गई तो तुरंत हम तेरे बच्चों को खा जाएंगे। वो चिड़िया फिर घर से निकल जाती है, लेकिन वो भोजन लेने नहीं जाती, वो सीधे चील की गुफा में जाती है। चील दी, मेरी मदद करो। मैं आपसे आज मदद मांगने आई हूँ। मैं बारिश के वजह से आपके पुराने घर में रहने आई थी अपने तीनों बच्चों के साथ। हमारे जंगल के दुष्ट कौवे मुझे डराकर उस घर में रहना चाहते हैं। वो दुष्ट कौवे मेरे बच्चों के पास बैठे हैं और उन्हें खाना चाहते हैं। उन्होंने मुझे अपने लिए भोजन लेने भेजा है। अगर मैं उनके लिए भोजन लेकर नहीं गई तो वो मेरे तीनों बच्चों को मार देंगे। चिड़िया, तुम चिंता मत करो, ऐसे बुरे पक्षी जंगल में ज्यादा देर तक नहीं रह पाते। तुम चलो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ और तुम्हारे बच्चों को बचाती हूँ। फिर चिड़िया चील को लेकर कौवों की तरफ आती है। कौवे तो घर में बैठे रानू का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। रानू के तीनों बच्चे तो डरे हुए बैठे थे कि तभी रानू वहाँ चील को लेकर आ जाती है। कालू और गौरी चील को देखकर डर जाते हैं। चच चील दी, आप यहाँ? कौवो, ये क्या तुम्हारा घर है जो तुम यहाँ आकर चिड़िया को डरा रहे हो? हाँ हाँ, ये हमारा घर है। अच्छा, अभी याद दिलाती हूँ, ये किसका घर है? तब चील उन पर हमला कर देती है, जिसमें वो दोनों बहुत घायल हो जाते हैं और वहाँ से चुपचाप भाग जाते हैं। चील दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी मदद की और आकर मेरे बच्चों को बचा लिया। अगर आज आप ना आती तो ये कौवे मेरे बच्चों को मार देते। चिड़िया, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? ये मेरा घर है, आज से ये घर तुम्हारा हुआ। तुम अपने बच्चों के साथ यहाँ आराम से रह सकती हो। तुम्हारे बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे और अगर फिर से तुम्हें कोई परेशान करे तो मुझे बता देना। फिर वो चील वहाँ से चली जाती है। ऐसे कौवे बारिश में भीग रहे थे। गोरी, ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है। अगर हम चिड़िया से विनती करते तो वो हम दोनों को उस घर में रहने देती। डराने धमकाने के चक्कर में चिड़िया जाकर चील को बुलाकर ले आई। अब देखो, हम दोनों बारिश में भीग रहे हैं, उस चील से मार खाकर। रानू चिड़िया उस घर में अपने तीनों बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। आज हम दोनों को खेत पर जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। कटहल को काट कर मंडी में बेचना है। जितनी जल्दी कटहल को मंडी में ले जाएंगे उतना ही अच्छा मुनाफा होगा। ठीक है टनू जी, मैं अभी आपके साथ चलती हूँ। गुड़िया बेटी, हम दोनों बाहर जा रहे हैं। तुम घर का अच्छे से ध्यान रखना। और सुनो, मैंने रसोई में तुम्हारे लिए खिचड़ी बनाकर रख दिया है, भूख लगे तो खा लेना। माँ, घर लौटते समय मेरे लिए एक कटहल लेकर आना। मुझे कटहल खाने का बहुत मन कर रहा है। हाँ हाँ गुड़िया बेटी, मैं तुम्हारे लिए जरूर एक बड़ा सा कटहल लेकर आऊंगी।
ऐसा कहकर रीमा अपने पति टुन्नू को लेकर खेत पर चली जाती है। रीमा और टुन्नू खेत पर जाकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि सारे कटहल में कीड़े लगे हुए थे। ये क्या हुआ टुन्नू जी? हमारे खेत में तो कीड़े लगे हुए हैं, सारे कटहल खराब हो गए हैं। रीमा, अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं खेत में दूसरी फसल कैसे लगाऊंगा? मेरे पास अब कुछ पैसे नहीं है। मैंने सोचा था कि इन कटहल को मंडी में बेचकर अच्छे पैसे कमाऊंगा और फिर उन पैसों से खेत में अच्छी फसल लगाऊंगा। टुन्नू जी, आप हिम्मत मत हारिए, सोच समझकर काम कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। रीमा, मैं सोच रहा हूँ कालू कब्बे से थोड़ा सा कर्ज ले लूं और दूसरी फसल लगाऊं। आप ठीक कह रहे हैं टुन्नू जी, लेकिन उससे पहले हम अपनी खेत की अच्छे से सफाई करेंगे, तभी तो हम नई फसल लगा पाएंगे। फिर टुन्नू कुल्हाड़ी से 2 कटहल के पेड़ों को काट लेता है। तभी अचानक रीमा को एक कटहल खेत में गिरा हुआ दिखाई देता है। टुन्नू जी, ये देखिए, यहाँ पर एक कटहल गिरा हुआ है। ये कटहल बहुत ताज़ा लग रहा है, इसमें तो कोई भी कीड़ा नजर नहीं आ रहा। अरे रीमा, ये तो मुझे कोई जादू लग रहा है। सारे कटहल में तो कीड़े लगे हुए थे, लेकिन ये कटहल ताज़ा नजर आ रहा है। ये कैसे हो सकता है? हाँ टुन्नू जी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अब मैं ये कटहल घर ले जाती हूँ। गुड़िया को कटहल खाने का बहुत मन कर रहा था। फिर रीमा कटहल को लेकर अपने घर जाती है। माँ, मैंने आपसे एक कटहल लाने के लिए कहा था, क्या आप मेरे लिए कटहल लेकर आई हो? हाँ गुड़िया बेटा, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए एक ताज़ा कटहल ले आई हूँ। फिर रीमा चिड़िया अपनी बेटी के लिए उस कटहल को काट कर देती है और गुड़िया आराम से खाने लगती है। फिर सुबह रीमा उस एक कटहल के बीज को अपने खेत में बो देती है। उधर टुन्नू कालू कौवे से कर्ज मांग रहा था, लेकिन कालू कौवा टुन्नू को कोई कर्ज देने से मना कर देता है। अब मैं क्या करूं? अब हमारा घर कैसे चलेगा? कालू ने तो कर्ज देने से साफ साफ मना कर दिया। मैं कहां से नए बीज खरीद कर लाऊंगा और नई फसल कैसे उगाऊंगा? कोई बात नहीं टुन्नू जी, कल खेत में हमें जो कटहल दिखाई दिया था, मैंने उस कटहल के बीज निकालकर अपने खेत में बो दिया है। अगले दिन रीमा और टुन्नू अपने खेत में पहुंचते हैं तो वहां एक पेड़ के ऊपर बड़े बड़े कटहल लगे हुए थे। ये देखकर दोनों पति पत्नी हैरान हो जाते हैं। तभी अचानक से वो पेड़ बोलने लगती है। टुन्नू, रीमा, मैं परीलोक की कटहल का पेड़ हूँ। एक दिन परी कटहल ले जा रही थी तो गलती से तुम्हारे खेत में एक कटहल गिर गया था। तुमने उसी कटहल के बीज को अपने खेत में बो दिया था। अब तुम दोनों आराम से मुझसे कटहल ले जा सकते हो, लेकिन याद रखना, लालच मत करना और हमेशा गरीबों की मदद करना। और तो और मैं तुम लोगों को एक बड़ा सा कटहल का घर देना चाहती हूँ, तुम लोग आराम से उसमें रहना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जादुई पेड़, आपने हमारी बहुत बड़ी मदद की है। हम इसे कभी नहीं भूल सकते और हमसे जितना हो पाएगा उतना हम गरीब पक्षियों की मदद करने की कोशिश करेंगे। रीमा और टुन्नू उस पेड़ से ढेर सारे कटहल तोड़ते और उन्हें मंडी में बेच देते। फिर वे उन्हीं कटहल को तोड़कर गरीब और ज़रूरतमंद पक्षियों में बांटते हैं। ये सब कालू कौवे से देखा नहीं जा रहा था। अरे ये क्या, ये टुन्नू एक ही दिन में इतना अमीर कैसे हो गया और ऊपर से गरीबों की मदद कर रहा है? मैंने तो इसके पेड़ों पर कीड़े छोड़े थे, इसके पेड़ खराब हो गए थे, लेकिन अब इसके खेत पर कटहल के पेड़ कहाँ से आ गए? लगता है कीड़ों से काम नहीं बना। अब मुझे इसके पेड़ों को जलाना होगा। ऐसा सोचकर कालू कौवा टुन्नू के खेत पर आता है और कटहल के पेड़ को आग से जलाने लगता है। जैसे ही वो उस पेड़ को आग लगा रहा था, उल्टा उसके पूंछ पर ही आग लग जाता है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? मैं तो पेड़ को आग लगा रहा था, मेरे पूंछ को आग कैसे लग गया? मैंने ही तेरे पूंछ को आग लगाया है। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। अगर दोबारा तू यहाँ नजर आएगा तो तुझे जलाकर मार दूंगी। चल भाग जा यहाँ से, दुष्ट कौवे। जादुई पेड़ की बातें सुनकर कालू कौवा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अरे वाह माँ, ये कटहल का घर तो बहुत अच्छा है। हाँ गुड़िया बेटा, अब तो हमें किसी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो हम लोग आराम से इस कटहल के घर में रह सकते हैं। इस तरह वो लोग उस कटहल के घर में खुशी खुशी से रहने लगते हैं।